करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 13। ये आपकी साइंस की वर्कशीट है, तो 8th क्लास की बना रही हूँ, आप लोग ले लेंगे, पहले से अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। इसके साथ जो इंग्लिश मीडियम की आई है वो भी मैं बना दूंगी, तो आप लोग ले लेंगे। साइंस और एसएसटी दोनों की आई है, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, दोनों लैंग्वेज में मैं बना रही हूँ। चलिए शुरू करते। तो लिखा धातुओं के रासायनिक गुण। अब देखिए, हमने अभी तक धातुओं की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को जाना था कि यानी वो सामने से कैसे दिखते हैं, है ना, क्या होते हैं, भारी होते हैं, हल्के होते हैं, ये चीज़ आज हम लोग ने जानी थी। आज हम जानेंगे कि वो किस तरह से किसी के साथ रिएक्ट करते हैं, नहीं करते हैं, किस तरह से उनमें चेंजेस आते हैं। आज हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे। हम पिछली कक्षा में अम्ल और क्षार के गुणों के बारे में पढ़ चुके हैं। कि अम्ल क्या है यानी एसिड क्या है, और क्षार यानी बेस क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग जान चुके हैं और पिछली वर्कशीट में भी हमने इसके बारे में पढ़ा है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में पिछली वीडियोस को भी देखें, ताकि आपको ये चैप्टर और अच्छे से समझ में आ सके। कुछ सामान्य अम्ल यानी कुछ ऐसे जो मेन एसिड्स हैं और उनके सूत्र इस प्रकार हैं, यानी कि जो हमें डेली लाइफ में मिलते हैं। और वो कहाँ से मिलते हैं वो, अब जैसे कि देखिए, लैक्टिक एसिड है, ये कहाँ से मिलता है, दही से, है ना। एटिक एसिड जो है ये कहाँ से मिलता है, सिरका से। एस्बोरिक एसिड जो है ये विटामिन सी से मिलता है, यानी आंवला वगैरह से, ठीक है। साइट्रिक अम्ल यानी कि साइट्रिक एसिड जो है ये आपको कहाँ से मिलता है, खट्टे फल यानी नींबू, नारंगी, है ना, माल्टा वगैरह, इससे मिलता है। हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी एसिड प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाले कुछ अम्ल हैं, यानी कि ये दोनों जो एसिड्स हैं ये आपके प्रयोगशाला में यानी लैबोरेटरी में ही मिलते हैं, ये आपको डेली लाइफ में नहीं मिलेंगे। ओके, तो इस तरह से आप लोग इसे लिख लेंगे। अब उसके बाद लिखा है कुछ सामान्य क्षारक इस प्रकार है, यानी कि अब आपके कुछ बेसिस है वो किस प्रकार है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जिनका उपयोग साबुन बनाने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग एंटी एसिड के रूप में किया जाता है। यानी कि देखिए, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड तो सिंपल सबको पता चल गया कि साबुन वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये कैल्शियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स जो है ये एंटी एसिड्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। का मतलब है कि जैसे अगर कहीं आप लोगों के हाथ पे कोई एसिड वगैरह गिर जाता है या कोई भी एसिडिक चीज़ है ना, उससे आपके जलन मचने लगती है, तो उसकी जगह पे अगर आप फ़ौरन ही ये लगाएंगे तो ये दवाई का काम करेंगे, ठीक है। अब हम धातुओं के कुछ और रासायनिक गुण जानेंगे। तो चलिए अब धातुओं के कुछ और रासायनिक गुण जानते हैं, जैसे कि अम्ल से अभिक्रिया, यानी कि कोई भी मेटल को हम एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण यानी कि नमक का निर्माण करती हैं और साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। सभी धातुओं की अभिक्रिया करने की दर विभिन्न होती है, अम्ल, धातु, लवण और हाइड्रोजन गैस। अब देखिए मैं आपको समझाती हूँ। बोला इन्होंने कि अगर कोई भी मेटल है उसको अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हमें नमक और हाइड्रोजन गैस को देता है, यानी कि उसके अंदर से नमक और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ना। और जब वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, वो जलती है, तो आवाज़ आती है पॉप की। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ आपको चित्र दिखाया गया है कि ये टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पे आपका आयरन रखा है यानी धातु रखा है जो भी है। उसके बाद ये सम ड्रॉप्स आपके अम्ल के यानी एसिड्स के लिए। उसके बाद जब ये रिएक्ट हुआ जलाने के बाद, तो इसके अंदर से देखिए ये हाइड्रोजन गैस निकली जिससे पॉप की आवाज़ आई, ठीक है। तो अब देखिए इसका ये आपकी केमिकल इक्वेशन होती है, यानी अम्ल और धातु इन दोनों को रिएक्ट करा, जोड़ा, तो उससे क्या निकला, नमक निकला और हाइड्रोजन गैस निकली, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसे बना लेंगे। इसलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, इसलिए धातु के बर्तन में अम्लीय पदार्थ नहीं रखने चाहिए, यानी कि कोई भी अगर आपके एसिडिक कोई चीज़ है, जैसे कि सिरका हो गया, अचार हो गया, नींबू का शरबत हो गया, ये सारी चीज़ें हमें कभी भी मतलब उसके बर्तनों में, जो धातु के बर्तन जैसे लोहा, तांबा, पीतल, इनमें नहीं रखना चाहिए, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि हमें एल्युमिनियम के बर्तन में नींबू का अचार क्यों नहीं रखना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ आपका दूसरा दिया गया है क्षार से अभिक्रिया, यानी कि आपके बेस से अभिक्रिया। कोई भी मेटल को अगर हम बेस से रिएक्ट कराते हैं तो क्या आएगा, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो लिखा है कुछ धातुएं क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण यानी कि नमक का निर्माण करती हैं और साथ ही हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करती हैं। सेम उसी तरह से जिस तरह से अम्ल में होता है, लेकिन बस यहाँ क्या है, यहाँ धातु के साथ क्षार है तो यहाँ धातु के साथ अम्ल होता है, ठीक है। और रिलीज वही नमक ही छोड़ती है और हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होता है। तो इस तरह से वर्कशीट कंप्लीट होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ देखिए, स्वयं को जांचिए। अब हम देखते हैं कि हमने कितना पढ़ा, कितना हमारे समझ में आया और कितना हमारे सर के ऊपर से गया, है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन लिखा है कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्रोतों के नाम बताइए, यानी कि कुछ ऐसे अम्ल, कोई ऐसे एसिड्स के नाम बताइए
जो हमें डेली यूज़ में मिलते हैं और वो कहाँ से प्राप्त होते हैं इसके बारे में भी आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे लैक्टोल अम्ल जो दही में मिलता है ना, लैक्टिक एसिड, और इसके बाद आपका एक्टिक एसिड जो है ये आपका सिरका में मिलता है ना। तो इस तरह से आप चारों लिख लेंगे। ये भी मैंने बताया विटामिन सी में, खट्टे फ्रूट्स में, इन सब चीज़ों में ये मिलता है, ये आप सारे लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा है, देखिए अचार को एल्युमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखना चाहिए। तभी हम ऊपर पढ़ के ही आए हैं कि क्यों नहीं रखना चाहिए, लेकिन चलिए इस पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि क्यों नहीं रखना चाहिए हमें अचार को एल्युमिनियम के या किसी भी धातु के बर्तन में। तो अब देखिए यहाँ क्या लिखा, सभी धातु अलग अलग दरों पर एसिडिक जो है मतलब उसके साथ रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है। इसीलिए किसी भी अम्लीय पदार्थ के या कंटेनर को हम उसमें नहीं रखते, यानी कोई भी अगर एसिडिक चीज़ है जिसके अंदर तेजाबियत है ना, उस चीज़ को हम लोग कभी भी धातु के बर्तनों में नहीं रखते हैं, ठीक। इसीलिए हमें एल्युमिनियम के बर्तन में नींबू नहीं रखना चाहिए, नींबू का अचार या नींबू का रस कोई भी चीज़ हमें उसमें नहीं रखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, क्या होता है जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, यानी कि कोई भी धातु जब अम्ल के साथ यानी कि आपके एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, धातु एक एसिडिक के साथ जब प्रतिक्रिया करती है, यानी कि जब उसके साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस के साथ साथ नमक भी उत्पादन होता है, ठीक है, जिसके वजह से पॉप की आवाज़ आती है। और ये रहा आपका वो क्या नाम है, केमिकल फॉर्मूला उसका, धातु प्लस अम्ल, यानी कि जब हम किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो नमक और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो इस तरह से आप लोग इसे भी कर लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन यहाँ लिखा है, अचानक से किसी गैस को जलाने पर अगर पॉप की ध्वनि आती है, यानी पॉप की आवाज़ आती है, तो ये बताइए कि उसके अंदर कौन सी गैस उपस्थित है, ये क्या दर्शाता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि इसका आंसर आप लोग यहाँ से लिख लेंगे कि अचानक जब गैस कोई जलाई जाए और उसमें से पॉप की आवाज़ आए, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर हाइड्रोजन गैस उपस्थित है, यानी मौजूद है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो उसके आप लोग इस तरह से लिख देंगे कि अगर किसी गैस को जलाने पर पॉप की आवाज़ आती है तो इसका मतलब उस चीज़ के अंदर हाइड्रोजन गैस मौजूद है। तो इस तरह से आप लोग आंसर लिख लेंगे। आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।